Hi aspirants and future officers, this is Devendra Rathi and in today's video I'll be discussing about the book list and some reliable sources for the UPSC CAPF Assistant Commandant Examination. So this is the syllabus which has also been given in the official notification. तो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. दो इट इज़ नॉट अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ अ सिलेबस, बस उन्होंने ऊपर से ब्लूप्रिंट दे दिया है कि इन चीज़ों में से पूछेंगे. CAC की तरह यहाँ पे सिलेबस उतना ज़्यादा होलिस्टिकली डिफाइंड नहीं है, उतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड नहीं है, बस ऊपर से बता दिया उन्होंने. ठीक है, तो हैंस वी नीड टू प्रायोरिटाइज, हमें प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम वेटेज रखते हैं. तो थोड़ा प्रायोरिटाइज करके चलेंगे और अपने टाइम को भी उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सब्जेक्ट है ए जिसकी वेटेज ज़्यादा है तो उसको टाइम भी ज़्यादा देंगे. अगर कोई सब्जेक्ट है बी जिसकी वेटेज कम है तो ऑब्वियसली उसको टाइम उतना ही कम देंगे. दिस थिंग आपको कैसे पता लगेगा कि कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज वाला है या फिर कोई सब्जेक्ट कम वेटेज वाला है? ऑब्वियसली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा. ये वीडियो सिर्फ बुक लिस्ट के लिए है एंड स्ट्रेटजी किसी अदर वीडियो में डिस्कस की जाएगी. ऑल्दो इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रेटजी का पार्ट हैं जो यहाँ पे डिस्कस करना रेलेवेंट है, वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा. बिफोर जंपिंग अपॉन दी बुक लिस्ट तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें इन एडवांस. ये एक्सरसाइज आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. दीज आर दी एसेंशियल एक्सरसाइज, क्योंकि इनके बिना बुक लिस्ट का भी कोई सेंस बनेगा नहीं. आप बुक्स रैंडमली फॉलो करोगे और अननेसेसरली वो सब चीज़ें पढ़ोगे जो एग्ज़ाम की डिमांड नहीं है, तो बुक लिस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज ना किए हों. तो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है कि आपने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स PYQs एनालाइज करना है बहुत ढंग से. 5 के 6 कर लेना, बट इससे ज़्यादा पीछे मत जाना, क्योंकि पहले वाले तो कुछ अलग ही ज़माने के थे, अब वाले थोड़े से रेलेवेंट हैं, तो वो समझ लेना. एनालाइज करो कि कौन से सब्जेक्ट में से ज़्यादा पूछते हैं, कितना डेप्थ में पूछते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ का कितना कॉस्ट बेनिफिट है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं. दोनों दिखने में हल्की लगती हैं बट ये आपकी प्रिपरेशन का तरीका बदल देंगी. और अगर आपने इन 2 चीज़ों को किया ढंग से कम 20 से 30 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा, ध्यान रखना. और मेरिट में फिर आपको आपकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आप सोच भी नहीं सकते. इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आपको समझ आएगा कि कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं. तो अब डायरेक्टली बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में. सो द फर्स्ट वन इज़ जनरल मेंटल एबिलिटी. देखो 2020-21 तक तो वो बहुत सिंपल प्लेन क्वेश्चंस पूछते थे, कॉमन सेंस टाइप वाले, बट 2022-23 से ट्रेंड चेंज हो गया और 2024 में तो धूम ही मचा दी उन्होंने. तो अब का जो डिमांड है, सिनारियो है, वो ये है कि वो लेंदी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो बेसिकली वो एग्जाम में जो भी एस्पिरेंट है, जो भी बच्चा है, उसका टाइम खाना चाहते हैं. बस आपका टेम्परामेंट चेक किया जा रहा है और कुछ भी नहीं. तो लेंदी क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चंस पे आपको अफेक्ट ना करें. मैथ्स बाद में करना है, बाकी सब्जेक्ट्स पहले करने हैं. ठीक है, वो भी आने वाली वीडियो में समझाऊंगा. दूसरी चीज़, वहाँ बैठ के सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लें कि आपके सामने जो क्वेश्चन आएँ उसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपने कभी सॉल्व किया हो प्रैक्टिस टाइम पे. वरना वहाँ बैठ के सोचोगे तो चल गया आपका काम. फिर सबसे पहले हमको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं और फिर प्रैक्टिस करनी है. बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ. दिस इज़ द बुक लिस्ट, सिंपल बुक लिस्ट, 6 to 10th ऑल दी NCERTs. कैसे पढ़नी है समझा देता हूँ. देखो ये इंडेक्स है क्लास 8th की बुक का. मैंने इस इंडेक्स को लिखा हुआ है ढंग से कि ये कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है. आपको अपनी बुक में ऐसा ही करना है, बुक या PDF विच एवर द केस में भी. आपको इस तरह से बाइफिकेशन करना है और फिर समझना है कि किसको कितना टाइम देना है. फॉर एग्जांपल ये वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो इसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा. फॉर एग्जांपल ये क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर जो है सिर्फ टाइम बचाएगा एग्जाम में कि उसका क्यूब रूट कितना, उसका स्क्वायर रूट. इसको टाइम दूंगा बट कम टाइम दूंगा. जब मैं बोर हो रहा हूँ पढ़ते हुए तो इनको पढ़ने लग जाऊँगा इस तरह से. तो धीरे धीरे करके सिलेबस इस तरह से कंप्लीट करना है, बट रैशनलाइज करके, स्मार्ट स्टडी करके, अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करनी है. उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मैथ किस तरह से पढ़ना होता है. लोग कहते हैं कि मैथ पढ़ते नहीं, प्रैक्टिस करते हैं. भाई जो ये बोलते हैं ना कि मैथ पढ़ते नहीं है, वो बात का सर पैर है ही नहीं कोई. जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे. ऑब्वियसली मैथ्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा,
कुछ चीज़ें हैं, कुछ थ्योरी है मैथ्स की जो आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही तो प्रैक्टिस करोगे। और नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट रट्टा मार के समझ के क्वेश्चन के फॉर्मूले देख के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मुश्किल नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे, आप जैसे ये बुक उठाई आपने, सपोज मेंचुरेशन चैप्टर है, आपको पहले पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे पता है, कैसे पता है, मैंने PYQ एनालाइज किए हैं। आप करोगे समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ो, बैठ के पढ़ो इसको क्या कह रहा है, ढंग से पढ़ो और समझो। फिर एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन पढ़ो और समझो। आपको लगेगा यार मैं तो टाइम वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर कभी एग्जाम में आपके पास टाइम हुआ, आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, अगर ये सब आपने पढ़ा होगा ना, उधर बैठ के आप डिराइव कर सकते हो। और कितना ही घटिया क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, कितने ही डेप्थ का क्वेश्चन पूछ ले, इजीली कर लोगे। तो इसका सेंस बनता है, ये पढ़ो समझो क्या कहना चाहता है, एक एक एग्जाम्पल ढंग से बैठ के पढ़ो, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करो, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करो। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मैंने बता दिया आपको। हर एक सवाल सॉल्व करना है, चाहे क्वेश्चन में हो, एक्सरसाइज में हो, एग्जाम्पल में हो, मिसलिनियस एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन NCERT का ये जो 5 किताबें हैं, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपने हर क्वेश्चन सॉल्व किया होना चाहिए, ठीक है। ये 5 किताब हुई, 90% काम ख़त्म। उसके बाद पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाओ, CSC के लास्ट 5 साल के CSET लगाओ, बात ख़त्म। मेरी गारंटी है 30 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। जो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे ना, उनके 15 भी नहीं आने, आपके 25 आएंगे। 10 नंबर की लीड एक सिंगल सब्जेक्ट में दे दिया आपने, जिसकी वेटेज सिर्फ 15 नंबर की है। बहुत बड़ा अंतर है भाई। जब रैंक बनेगी ना, तब समझोगे ये क्या होता है। तो एडवाइस यही है कि अगर आप कभी कुछ और पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप की चीज़ें, और आपको नींद आ रही है, तो आप उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस छोड़ के मैथ पकड़ो। बोर हो रहे हो किसी सब्जेक्ट से, उसको छोड़ दो और मैथ सॉल्व करो। मैथ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी नींद भाग जाएगी। मैथ इतना इंटरेस्टिंग है कि जब आप मैथ कंप्लीट करोगे ना, तो आपको प्यार हो जाएगा मैथ से। उसके बाद आपको एग्ज़ाम की टेक्निकलिटी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, टोटल टाइम आपको 120 मिनट भले ही मिलता है, बट 30 मिनट्स आपके वेस्ट होने ही हैं, कोई नहीं रोक सकता। OMR बबल भरने में, अटेंडेंस शीट भरने में, दीवार की घड़ी देखने में, पन्ने पलटने में, और पता नहीं क्या क्या। तो टेक्निकली एग्ज़ाम को सॉल्व करने में आपके पास सिर्फ 90 मिनट बचते हैं। 125 सवाल हैं, तो अप्रॉक्स नहीं, प्रिसाइजली बता रहा हूँ, 43.2 सेकेंड्स फॉर एवरी क्वेश्चन। तो अगर एग्ज़ाम में कभी लगे कि आप किसी सवाल में 43 सेकंड से ज़्यादा लगा रहे हो, उसको वहीं छोड़ देना, आगे मत बढ़ना, क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना, नहीं तो बाद में ईगो, जब रिजल्ट आएगा ना, तो ईगो कहीं नहीं रहेगी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको बाद में जो आएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। साइंस का क्वेश्चन है, मान लो एरोबिक रेस्पिरेशन पे, आपको आता है तो आप सॉल्व करोगे, 10 सेकंड में आंसर लगाया, OMR में बबल भरा, ख़त्म। यहाँ से टाइम चोरी करोगे आप। इस क्वेश्चन पे 43 सेकंड मिलने थे, 10 सेकंड में सॉल्व किया, 10 सेकंड में सॉल्व किया, तो 33 सेकंड्स आपने यहाँ से बचाए। ये 33 सेकंड्स फिर बाद में उन लेंदी क्वेश्चंस में इन्वेस्ट हम करेंगे, और ऐसा हमें करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। वो लेंदी क्वेश्चन जानबूझ के पूछ रहे हैं, वो उनका ट्रेंड बदल गया है अब, ताकि आपका टेम्परामेंट चेक किया जाए। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है। आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरह से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करोगे, वो यही तो चेक कर रहे हैं आपकी यार। तो आपको पहले समझना है, लेंदी क्वेश्चंस बाद में करेंगे हम, और नहीं टाइम मिला छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ईजी लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं छोड़ने हैं। माई सैड स्टोरी बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया था, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर के ऊपर 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट में लगाए हुए थे, OMR में बबल भरने रह गए, OMR टाइम हो गया और उन्होंने आंसर शीट छीन ली। अगर उस दिन मेरे पास 1 मिनट और होता ना, तो आज मेरा रैंक अंडर 50 होता। आज मैं उसे 1 मिनट की अहमियत समझता हूँ, जो शायद आप अभी नहीं समझते हो। तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि OMR शीट के ऊपर मैंने एक पूरी टेक्निकल वीडियो बनाई है। मैंने 3-4 स्ट्रेटजीज़ बना के सोचा, एनालाइज़ किया, फिर फाइनली मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई, मतलब बनाए हैं मैंने नोट्स कि OMR भरने का बेस्ट तरीका क्या है, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 2, इंडियन पॉलिटी। क्लास 11th की 2 बुक्स हैं, क्लास 12th की भी 2 बुक्स हैं, ये टोटल 4 किताबें हैं, ये आपको करनी है, ठीक है। ये बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली बुक है, इसका इंडेक्स ये है। इंडेक्स क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चैप्टर करने हैं आपको।
नई वाली जो बुक्स हैं उनके अंदर हो सकता है एक आधा चैप्टर मिसिंग हो, तो यहाँ से रेक्टिफाई कर लेना। अगर कोई नहीं भी मिले आपको तो PDF डाउनलोड करो, पढ़ो, ये सारे चैप्टर करने हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्लास 11th की दूसरी बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। एवरी सिंगल चैप्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्लास 12th वाली सेम दो बुक्स हैं। ये जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है इसमें पहले 3 चैप्टर नहीं करने, ये मैंने मार्क किया हुआ है, बाकी के 4 करना, बात ख़त्म। जो पार्ट 2 है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हर जगह आपको काम आएगी, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में, इंटरव्यू में काम आएगी, न्यूज़पेपर रीडिंग में भी हेल्प करेगी। M लक्ष्मीकांत को अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने नहीं बैठना है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं। मैं अभी स्क्रीन को स्क्रॉल करूँगा, मैंने टिक मार्क लगा रखा है, या तो मैंने टिक मार्क लगाया है या मैंने ऐसे किया है, बॉक्स बनाया है, जहाँ बना हुआ है सारा पढ़ लेना। प्लस मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट करनी है, कैबिनेट कमेटी में से बस एक ही करनी है, तो बस यही करो, बाकी छोड़ो। पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ 3 कमेटी इंपॉर्टेंट हैं, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, 3 करो, काम खत्म। फालतू ये सारी करने की ज़रूरत नहीं है, पूछते ही नहीं है, तो ये रोक के पॉज करके पढ़ लेना, बाकी PhD करने मत बैठना। तो M लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स ये हैं, इसको आप पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, दिस वन, दिस वन। और ये तो ऑब्वियसली वो है ना आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वो तो 12 की 12 इंपॉर्टेंट हैं। दिस वन, दिस वन, एंटी डिफेक्शन लॉ तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आज के टाइम पे वो केसेस ज़्यादा पूछ रहे हैं कि ADM जबलपुर का केस कब हुआ था, किससे रिलेटेड था, केशवनंदा भारती का केस क्या था, मिनर्वा मिल्स केस क्या था। तो ये केस कब हुआ था, ABC केस कब हुआ था, किससे रिलेटेड था और उसका ईयर, ये 3 चीज़ याद रखो। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, 30 केस हैं, ये एक लिस्ट बना लो, एक पेज पे नोट कर लो, याद कर लो, बोनस क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट 10 सेकंड का सवाल है ये। जिसको केस समझने हैं कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एक यूट्यूब चैनल है फिनोलॉजी लीगल, वहाँ जाओ, इंपॉर्टेंट केसेस नोट डाउन करो, जो लैंडमार्क केसेस हैं इंडिया के वो नोट डाउन करो, 15-20 के आसपास या मैक्सिमम 30 होंगे, लिस्ट बनाओ। लेकिन यहाँ से पूरी पॉलिटी पढ़ने मत बैठ जाना, अपना टाइम वेस्ट कर लोगे, रास्ता मत भटकना, ये करो। ये करने के बाद आप PYQs लगाओगे, आपकी पॉलिटी ख़त्म। पॉलिटी आपको पेपर 1 पेपर 2 इंटरव्यू प्लस आपकी लाइफ में भी हेल्प करेगी। और ये अगर आपने कर लिया, फिर बोल रहा हूँ फिनोलॉजी चैनल, ये यूट्यूब चैनल रैंडमली फॉलो मत करने लग जाना, जितना काम है उतना किया, वापिस आए, बुक से पढ़ा, बात खत्म। 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर ये कर लिया तो। थर्ड इज इकोनॉमी, पहले PYQ एनालाइज करो। आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ। सोर्स क्या है, क्लास 11th क्लास 12th तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स, ये PDF है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डाउनलोड कर लेना। NCERT को हाथ भी मत लगाना, हाथ के साथ साथ दिमाग भी जल जाएगा, इसको टच मत करना। उसके बाद मृणाल सर की विन सीरीज़ आती है, विन सीरीज़ जनरली फेब के मंथ में आती है, उसमें बजट भी कवर करते हैं, वो पढ़ना, अप्रैल तक वो कंप्लीट कर देते हैं। वहाँ विन सीरीज़ पूरी ढंग से कंप्लीट कर लेना, नोट्स के साथ, उनके हैंडआउट्स भी आते हैं, वो भी पढ़ लेना। अगस्त में एग्ज़ाम होना है, बहुत टाइम मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि GDP, GVA, RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, डेफिसिट्स हो गए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर रेशियोज़ होगी, CRR, SLR, या इन्फ्लेशन होगा, कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें ढंग से कर लेना। करेंसी कैसे वो होती है, वैल्यूएट डिवैल्यूएट करके वो सब देख लेना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो करेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद में बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बजट की समरी कर लेना, इंपॉर्टेंट स्कीम्स कर लेना, वो पूछते हैं। ओनली दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इकॉनमी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको हल्के में मत लेना, छोड़ना मत, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 10-15 सवाल आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, ये कर लेना। उसके बाद PYQs लगा लेना, इकॉनमी ख़त्म। नेक्स्ट इज साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, मैक्सिमम कॉस्ट बेनिफिट है। इनको ढंग से पढ़ना है, थोरोली, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कोई बॉक्स भी बनाए तो भी उसको ढंग से करना है। लास्ट में जितनी एक्सरसाइज दी हैं वो भी ढंग से करनी है। 6th to 10th NCERTs, 11th-12th वाली मत करना भाई, आपको हो सकता है कोई बोले 11th-12th सेंस ही नहीं बनता। 11th क्लास की NCERT पढ़ भी लोगे तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से, एक क्वेश्चन आ रहा है, क्यों अपनी रात की नींद खराब करनी है एक क्वेश्चन के पीछे।
उधर कोई टॉप नहीं कर रहा यार, ऑब्वियसली कोई टॉप नहीं कर रहा वहाँ पे को कितने मार्क्स लेने हैं आपको? अगर आपके 250 नंबर का पेपर 1 है, 150 ले लो, ठीक है, पीएचडी करने मत बैठो और अपना टाइम प्रायोरिटाइज करो। आपसे ऑब्वियसली यही बुक लिस्ट कंप्लीट नहीं होनी है, आप जाओगे 11th 12th क्लास की पढ़ने, 6ठी 10वीं की पढ़नी है, बात खत्म। वो भी बता रहा हूँ, इसमें पुरानी एनसीईआरटीज पढ़ना, नई वाली मत पढ़ना, क्योंकि नई वाली में रैशनलाइजेशन के चक्कर में चैप्टर्स उड़ा दिए हैं, पुरानी वाली में असली माल है, वहाँ से पढ़ो, काम ख़त्म करो। इंडेक्स में यहाँ दे रहा हूँ, इंडेक्स नोट डाउन करो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अगर नई वाली किताब में नहीं है तो पुराने वाली पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ से ये वाले चैप्टर्स करो। फॉर एग्जांपल कुछ हैं जो नई वाली में दिए हुए हैं, तो ये मैं दे रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये क्लास 6 का है, क्लास 6 की एनसीईआरटी का इंडेक्स है। ये सारे 16 के 16 चैप्टर करने हैं, ढंग से कर लेना। उसके बाद हम आते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी। क्लास 7 की एनसीईआरटी का इंडेक्स आप देख सकते हो, इसको पॉज कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देन कम्स योर क्लास 7 एनसीईआरटी, इसका ले लो, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कर लेना। क्लास 9th और क्लास 10th की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो बिल्कुल किसी भी हाल में स्किप मत कर देना। अगर आपने किया तो समझो खिलवाड़ कर दिया अपने साथ। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सिर्फ एक ये चैप्टर छोड़ देना, इसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, पढ़ लोगे समझ में आएगा नहीं, सर के ऊपर से जाएगा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, ये छोड़ देना, बाकी कर लेना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ है, तो उसके लिए आपने क्लास 11th क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस की बुक जो है उसके सेलेक्टिव चैप्टर करने हैं। कौन से सेलेक्टिव चैप्टर करने हैं? PYQs को एनालाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा। देन कम्स योर क्लास 10th एनसीईआरटी। क्लास 10th की एनसीईआरटी में एक ये चैप्टर छोड़ देना अगर आपको छोड़ना है, तो बाकी सारे कर लेना। ईजी है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगा आपको, ठीक है। 5 किताब करनी है प्लस लास्ट 5 साल के PYQs कर लेना। 90% ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सॉल्व, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो 25 सवाल भी आते हैं ना, आपके 20 से 22 सवाल कहीं भी नहीं गए, ईजीली कर लोगे, ईजीली। और 10-10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, साइंस का पोर्शन बहुत मार्क्स बचा, मतलब टाइम बचाएगा, प्लस बोनस मार्क्स भी देगा, प्लस यही वो चीज़ है जो मेरिट बनाएगी, तो इसको हल्के में मत लेना, कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। क्लास 6 से क्लास 12th की एनसीईआरटीज करनी है। अब आप बोलोगे कि 6ठी से 10वीं की क्यों करनी है भाई, डायरेक्ट 11th 12th की करने बैठोगे समझ में आएगी नहीं वो, तो इसलिए बोल रहा हूँ 6 to 10th कर लेना, ताकि 11th 12th वाली समझ में आ जाए, वरना रैंडमली यूट्यूब के चैनल फॉलो करोगे और समझ में फिर भी नहीं आएगी, ठीक है। और कई बार तो 6 to 10th डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछते हैं, तो वो तो डायरेक्ट 6-7 की बुक से आता है। टाइम जोन के बारे में पूछते हैं, वो भी वहीं से आता है, तो वो पतली पतली किताब है, एक एक दिन की किताब नहीं है, एक कर लेना, उसको स्किप मत करना। तो उसके बाद में ज्योग्राफी स्किप नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम यूट्यूब चैनल फॉलो मत करने बैठ जाना, ठीक है। एनसीईआरटीज करनी है ये 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज है ना, वैसे भी यार 11th क्लास की एनसीईआरटी आपका टाइम लेगी, 12th वाली तो बिल्कुल बच्चों वाली किताब है, 2-3 दिन में एक पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट रीडिंग बोल रहा हूँ, ढंग से नोट्स भी बन जाएंगे। सिर्फ 11th क्लास वाली बुक है जो आपका टाइम लेगी, 12th वाली तो लेगी भी नहीं। जीसी लियोंग इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हाथ मत लगाना। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखो यार, मैंने इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो किया था और प्रॉपरली फॉलो किया था, एक सिंगल न्यूज़पेपर ऐसा नहीं था जो मैंने ना पढ़ा हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे को इंडियन एक्सप्रेस से प्यार हो गया है, ठीक। इंडियन एक्सप्रेस में जब नहीं पढ़ता था ना तो मुझे अच्छा फील नहीं होता था, मतलब सुबह मुझे ऐसा लगता था कि मुझे चाहिए अखबार, इतना मतलब पसंद आ गया था मेरे को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। बहुत अच्छा है, ईजी लैंग्वेज दी हुई है, और ऐसा मत सोचना कि मेरे को इंडियन एक्सप्रेस वाले पैसे दे रहे हैं ऐसा बोलने के, ऐसा नहीं है भाई। आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ऑब्वियसली जितने भी व्यूअर्स हैं जो इंडियन एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं वो समझ गए होंगे। डेली मीन्स डेली, मैंने एक दिन स्किप नहीं किया था। पहले आपको अखबार अंधाधुंध नहीं पढ़ना है भाई, पहले जाके एनालाइज करो PYQs, आपको पता लगेगा कि वो डिफेंस एक्सरसाइज, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, बंदूक कौन कितनी बना रहा है, DRDO के बारे में, इसरो के बारे में, PSUs के स्टेटस, मिनी रत्ना है, महारत्ना है, ये सब ज़्यादा पूछते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना। या फिर किसी दो देश के बीच में लड़ाई चल रही है, क्यों चल रही है, वो सब चीज़ें ध्यान से पढ़ना। या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत पूछते हैं वो। वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर फोकस मोर ऑन CAPF स्पेसिफिक न्यूज़, इधर उधर मत भटकना, ठीक है।
न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ एन आर्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो मैं बना के आपको बता दूंगा कि न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है। तो आपको PYQs एनालाइज करने हैं। PYQs ही आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। न्यूज़पेपर आपको पेपर 1, पेपर 2 प्लस इंटरव्यू हर जगह हेल्प करेगा, प्लस आप एक अवेयर्ड सिटीजन बनोगे, प्लस आपका कंटेंट अच्छा डेवलप होगा, आपकी वोकेबुलरी डेवलप होगी और आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। जब आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ोगे पेपर 2 में तो बहुत जल्दी पढ़ लोगे। मैं नोट्स बनाता था इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में से, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो यार ऑब्वियसली आप 3-4 महीने इकट्ठे होंगे, रद्दी में बेच दोगे, बट नोट्स बनाओगे तो आपके पास रहेंगे ना वो नोट्स हमेशा। करंट अफेयर्स का वेटेज आजकल बढ़ता जा रहा है, 15-15 सवाल पूछ लेते हैं, तो इसको तो हल्के में ले ही नहीं सकते। हिस्ट्री, नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जो कॉस्ट बेनिफिट है वो ऑब्वियसली काफ़ी कम है, बट यार इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपने इसको छोड़ने का रिस्क लिया ना तो आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। रिटर्न हो सकता है आपका क्लियर हो जाए, हिस्ट्री छोड़ के रिटर्न क्लियर हो सकता है, बट फाइनल मेरिट में नाम नहीं आएगा। और अगर आप वो बंदे हो जिसको अपनी मनचाही फोर्स चाहिए, फिर तो ये आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। इवन इफ यू रीड एवरीथिंग स्टिल नो गारंटी कि आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, बट देन आधे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे। मतलब अगर उन्होंने 15 पूछे हैं तो 7 से 8 कर लोगे ईजिली। मतलब 4-5 ही मुश्किल पूछते हैं, ऐसा नहीं कि सभी कुछ मुश्किल पूछ लेते हैं। हिस्ट्री की जो है आर्ट है थोड़ी पढ़ना। आप जो बिगिनर होते हैं ना, जो स्टार्ट करते हैं तैयारी, वो क्या करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री लेके बैठ जाते हैं। गलत बात भाई, मत करो। सबसे पहले पॉलिटी पढ़ो, इकॉनमी पढ़ो, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के क्या मायने हैं आपको समझ में आएगा ही नहीं जब तक आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी। आप ब्रिटिशर्स, हमारी जो लेसे फेयर की पॉलिसी उनकी थी, या फिर हमारे को हमारी करेंसी का किस तरह से खिलवाड़ किया, हमारे को इकॉनमी के लिए किस तरह से डिस्ट्रेस में रखा, वो आपको समझ में आएगा नहीं जब तक आपके इकॉनमी के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो ये दोनों पहले पढ़ो, फिर हिस्ट्री पढ़ो, आराम से पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है। आपको जब भी लगे कि आप बोर हो रहे हो, छोड़ दो उसको, उसके साथ जोर मत लगाओ कि मैं तो जाऊँगा मुँह धो के आऊँगा पर पढ़ूंगा नहीं। बोर हो रहे हो, छोड़ो। उस छोड़ के या तो मैथ्स पढ़ लो या साइंस पढ़ लो, PYQ पढ़ लो, उस टाइम को यूटिलाइज कर लो, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने मत बैठना। ज़बरदस्ती करोगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। 3 कंपोनेंट हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। किस तरह से पढ़ने वो बता देता हूँ। द क्रोनोलॉजी, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, फिर मिडिवल पढ़ो और फिर एंशिएंट पढ़ो। अब मॉडर्न कैसे पढ़नी है उसके सोर्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास 8th की हिस्ट्री की बुक पढ़नी है आपने, क्लास 8th की। 6ठी 7वीं छोड़ देनी है, कुछ नहीं पढ़ना। हिस्ट्री पढ़ने में सबसे पहली किताब जो आप पढ़ोगे 8वीं क्लास की हिस्ट्री की किताब, ये रहा उसका इंडेक्स, पढ़ लेना। इसको कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट जंप करोगे क्लास 12th की बुक, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। ये 4 चैप्टर हैं, कर लेना। ये करने के बाद आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में भी जो लास्ट में अपेंडिसेस दिए हुए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम फाइटर की बुक्स, उनके न्यूज़पेपर्स, उनके जर्नल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे एक्ट, चार्टर एक्ट्स वगैरह, जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी 1930 के 5 के बाद, जैसे कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ बनी थी, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, माउंटबेटन प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान था, क्रिप्स मिशन था, ये सब चीज़ें ढंग से पढ़ लेना। फैक्ट्स याद रखने की कोशिश करना। मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म, PYQs भी कर लेना इसके साथ। मेडिवल हिस्ट्री के लिए उसके बाद आप क्लास 7th की बुक पढ़ोगे। देखो ये पहले कंप्लीट करोगे आप, पहले 8th की बुक, फिर 12th क्लास की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। उसके बाद आप करोगे क्लास 7th की NCERT, ये सारे चैप्टर। और इसको करने के बाद आप करोगे ये वाले 4 चैप्टर क्लास 12th के। डायरेक्ट जंप करोगे क्लास 12th की बुक पे, पार्ट 2 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये वाली वो बुक है, 4 चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर प्लस ये 8 चैप्टर, टोटल 12 चैप्टर हो गए। ये 12 चैप्टर अगर आपने किए तो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, एटलीस्ट 80% क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। ये सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, प्लेन क्वेश्चंस पूछते हैं, इन डेप्थ क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी ईजी एंड इंपॉर्टेंट, तो इसको स्किप मत करना। 2 किताब हैं बस, ये 2 किताब और PYQ सॉल्व किए तो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट, ठीक। उसके बाद बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। 2 किताबें हैं बस। क्लास 6th की हिस्ट्री की NCERT पढ़नी है आपने, बाय रोमिला थापर। ये बुक NCERT वालों ने उड़ा दी है, तो मैंने इसको PDF मैंने दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। ये बुक आपने सबसे एंशिएंट हिस्ट्री सबसे बाद में पढ़नी है आपने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको पहले पढ़ने मत बैठना क्योंकि समझ में नहीं आएगी, सर के ऊपर से जाएगा।
ये इसका इंडेक्स है, देख लेना पॉज करके इसको, ये सारे चैप्टर्स करने हैं, यहीं से आता है पेपर। इसको कंप्लीट करने के बाद आप जाओगे क्लास 12th क्लास की बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ये वो किताब है, इसको पढ़ोगे। ये 4 चैप्टर हैं, इनको कंप्लीट करोगे, एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म। लेकिन हाँ, इसके साथ PYQs पढ़ लेना ताकि आपको ये समझ में आए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री ख़त्म। देन देर आर सम सजेशंस। देखो, रैंडम यूट्यूब चैनल्स फॉलो मत करना कुछ भी पढ़ने के लिए, हमेशा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो करना। बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बुक, ठीक है, ये है बुक, ये है यूट्यूब। बच्चे क्या करते हैं, बुक में से कुछ पढ़ रहे हैं, एक सेंटेंस पढ़ा, समझ नहीं आया, उसको समझने के लिए यूट्यूब पे गए। यूट्यूब पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि यार जो चैप्टर मैं पढ़ रहा था उसकी तो पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, तो मेरे को क्या ज़रूरत है बुक से पढ़ने की, मैं तो यूट्यूब से पढ़ता हूँ। भाई अननेसेसरीली ज़्यादा टाइम लगाओगे, प्लस हो सकता है वो पढ़ाने वाला इतना होशियार ना हो, उसको पढ़ाने की आर्ट ना पता हो। क्यों अपने कॉन्सेप्ट ख़राब कर रहे हो 2 सोर्स से पढ़ के? अगर आपको एक लाइन समझ में नहीं आती है, वो एक लाइन यूट्यूब या गूगल से जाके पढ़ो, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करो, वापस उस बुक पे आओ और फिर उस बुक को पढ़ो। एक ही सोर्स रखो अपने साथ, ऐसे अपने सोर्स रैंडमली बढ़ाते जाओगे ना, क्योंकि यूट्यूब वाला आपको लिंक देगा, ये कर लो वो कर लो, फिर वो करते रहोगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बुक से पढ़ना है तो मतलब बुक से ही पढ़ना है, रैंडम सोर्सेज मत पकड़ना, क्योंकि इस हिसाब से फिर आपका सिलेबस कभी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं होगा। ऑलवेज रेफर गवर्नमेंट वेबसाइट्स। जो गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है तो सरकारी वेबसाइट से पढ़ो, PIB से पढ़ लो। लेकिन PIB भी आपको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यूज़ करनी है। ऐसा मत करना कि फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करके बैठ गए PIB की, और PIB पे जो भी हो रहा है वो अंधाधुंध लगे हुए हैं पढ़ने। गलत है भाई। PIB पे तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा ना, वो तो कुछ ना कुछ होता रहेगा इंडिया में, लेकिन आपके काम का है क्या? वो नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम जो काम की है, सिर्फ वो जाके आप इधर उधर पढ़ोगे, वापस आओगे और अपने सिलेबस पे लगोगे। ठीक है, ये इतना सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने MPLED स्कीम जो है वो करी थी किसी एक कोचिंग साइट से, उनका साइट पे दिया हुआ है। उन्होंने अपनी साइट पे गलत दिया हुआ था, बट मैं नया नया आया था उस टाइम पे, मैं जोश में था, मैंने कर लिया। मैं एग्ज़ाम में बैठा, MPLED स्कीम एग्ज़ाम में आई उस साल, मैं राज़ी हो गया कि मैं तो करूँगा इसको। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, बट वो गलत हो गया। आंसर शीट जब मैंने देखी उसकी आंसर की तो वो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि वो कोचिंग अकेडमी जो थी उन्होंने उस चीज़ को गलत पढ़ाया हुआ था, तो उस चीज़ में मेरा नुकसान हो गया। तो कोचिंग अकेडमी के नोट्स या फिर उनके जो बने हुए हैं, पढ़ने से पहले उनको रेफ़र कर लेना एक ऑथेंटिक सोर्स से। और अगर रेफ़र ही करना है तो यार किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ लो ना, ज़रूरी थोड़ी है मल्टीपल सोर्सेज रखने। अगर आपको MPLED स्कीम पढ़नी है तो फॉर एग्जांपल वो MOSPI के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। तो आप क्या करोगे, MOSPI की वेबसाइट पे जाओगे और MPLEDs का ब्रोशर डाउनलोड करोगे और वहाँ से वो स्कीम पढ़ोगे। बहुत ईजी है, 2-3 घंटे, 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में कि MPLED स्कीम का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ढंग से सॉल्व कर लोगे। तो इधर उधर से मत भाग के पढ़ना भाई, रेलेवेंट सोर्सेज से पढ़ो, गवर्नमेंट वेबसाइट्स यूज़ करो, वरना पढ़ोगे भी पर नेगेटिव मार्क्स आएंगे। इट माइट सीम दैट बुकलेस इज़ वेरी ह्यूज, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और आप कंसिस्टेंट हो तो ये कंप्लीट हो जाएगी आपसे। एक टाइम ऐसा था जब मैं भी दूसरी साइड बैठा था, मैं भी एक एस्पिरेंट था और मुझे ये बुक लिस्ट बहुत बड़ी लगती थी, बट बिलीव मी धीरे धीरे सब हो जाता है। मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता दी है। पॉइंट नंबर 4 मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि लोग डेविएट हो जाते हैं अपने पाथ से, गूगल या यूट्यूब पे चले जाते हैं, फिर वहीं से सब कुछ पढ़ने लगते हैं। ऐसा मत करना, वरना सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ऑलवेज स्टडी फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। मैंने बता दी हैं कौन सी बुक्स हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आपको एक चीज़ ऐसी है जो सिलेबस में नहीं दी हुई है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। जो रैंक्स होती है ना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, फॉर एग्जांपल अगर कोई एयरफोर्स में विंग कमांडर है तो उसकी इक्विवेलेंट रैंक पे नेवी में कौन है या आर्मी में कौन है, ये सब क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो ये रैंक्स कर लेना, कुछ नहीं है, एक छोटी सी फ़ोटो होगी कहीं मिल जाएगी आपको, मुश्किल से 20-25 मिनट का काम है, लेकिन बोनस नंबर देता है। हर 2-3 साल में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं ना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, रैंक्स के बारे में बहुत पूछते हैं। PYQs आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप देम एट एनी कॉस्ट। PYQs जो है ना आपको दिशा दिखाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, PYQs पढ़ने के 3 फ़ायदे हैं। पहली बात, आपको पता लगेगा कि क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा फ़ायदा ये आपको बताएगा कितना पढ़ना है।
और तीसरा बताएगा कि कैसे पढ़ना है। ये 3 चीज़ PYQs बताएंगे, इनको एनालाइज करो, आपको समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम जो भी रेलेवेंट होगा वो डिस्कस कर लेंगे। एंड दिस इज़ दी अपेंडिसिस जो मैं बात कर रहा था स्पेक्ट्रम की, इसको देख लेना। ये 803 से 843 पेज पे दिया हुआ है। बट ये चीज़ ध्यान रखना, ये पेज नंबर वेरी कर सकते हैं एडिशन के चक्कर में। हो सकता है कोई नया एडिशन आ गया हो या किसी के पास पुराना हो, तो हो सकता है पेज अलग अलग हो। बट मोरल ऑफ द स्टोरीज कि आपको अपेंडिसिस पढ़ने हैं, इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, इसको पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सो दैट्स ऑल फॉक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यार मेरा तो बहुत ज़्यादा जोर लग गया इस वीडियो को बनाने में। मतलब 3-4 दिन लगातार बैठ के मैंने इस वीडियो को सोर्स कंपाइल किया, इधर उधर से डेटा ढूंढा, तब जाके ये वीडियो बनी है। बहुत मेहनत लग गई इस वीडियो के ऊपर। उसके बाद मैं ये बता दूं, बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है यार, क्योंकि जब बच्चा स्टार्ट करता है ना पढ़ना, उसको पता नहीं होता कुछ भी, वो रैंडमली कुछ भी पढ़ने लग जाता है और अपनी शुरू का टाइम 6 महीना 1 साल इसी में वेस्ट कर देता है, इस बात को समझने में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे साथ यही हुआ था, मेरा शुरू का टाइम वेस्ट हुआ था। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो सब हो, इसलिए मैंने जो मैं कर सकता था मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो को बनाया। मैंने डाल दिया है सब कुछ। ये वीडियो देखो, समझो क्या पढ़ना है। बिलीव मी, अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया ना, आपका लिस्ट में नाम आएगा। जो बच्चे इसको ढंग से फॉलो करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगले आने वाले सालों में ना, इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट्स दिखा दूंगा। बच्चे जो इसको फॉलो करेंगे वो बोलेंगे कि सर हमने फॉलो की थी और हम सेलेक्ट हो गए हैं। तो इसको ढंग से फॉलो कर लेना भाई, बहुत मेहनत लगी थी बनाने में और ये मोर देन सफिशिएंट है। फालतू रिसोर्स मत बढ़ाना, ये फॉलो करो। और आई विल सी यू सून कि आप मेरे साथ आएँ और असिस्टेंट कमांडेंट बने। थैंक यू सो मच।